बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जब आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया था उसके अंदर कुछ ये जो था एक टेबल रह गया था कि इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर में जो ये टेबल है वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। तो आज हम जो है इस टेबल को भी देख लेते हैं और नेक्स्ट हम अपना लेक्चर भी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ये मोस्टली जो टेबल है ये एमसीक्यूज़ के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर देखिए फीचर्स लिखे हुए हैं कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिखी हुई है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखी हुई है, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, इसी तरह से टेम्परेचर का भी बताया हुआ है। अब देखिए आपने इस तरह से टेबल बनाया कि इंस्पायर्ड एयर यानी कि जो अंदर आने वाली हवा है और बाहर आने वाली हवा कितनी हुई। देखें जब हमने सांस लिया तो उस दौरान हमारे ऑक्सीजन की अमाउंट जो बॉडी में गई है वो 21% है, लेकिन जब हमने उसको बाहर एक्सेल किया है, निकाला है, तो हमारे 16% जो है वो बाहर गए। बाकी 5% जो हमारी बॉडी ने क्या कर लिया, उस एयर को यूटिलाइज करवा लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल किया तब उसकी अमाउंट क्या थी, कम थी। ठीक है, उसकी अमाउंट मिनिमम थी। लेकिन अब देखिए जब हमने बाहर निकाली तो इसका मतलब है हमने ज़्यादा एक्सक्रीट आउट की है। ठीक है, हमने 4% जो है वो एक्सक्रीट आउट की है। इसी तरह से नाइट्रोजन है, उसकी जो परसेंटेज है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि 79% हम नाइट्रोजन को इनहेल करते हैं और 79% ही हम नाइट्रोजन को एक्सेल करते हैं। अब वाटर वेपर्स यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, वेरिएबल यानी कि जब हम लेते हैं तो वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब हम उसको बाहर निकालते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, यानी कि कांस्टेंट अमाउंट में ही हम उसको क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। इसी तरह से डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी वेरिएबल यानी कि कम ज़्यादा हमारी बॉडी में जा सकते हैं या और हम अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते। देखें अब आप किसी ऐसे एरिया में खड़े हुए हैं जहाँ डस्ट पार्टिकल ज़्यादा है, आपकी बॉडी हवा के साथ उसको क्या कर रही है, सांस के थ्रू अपने अंदर ले रही है आपकी बॉडी। ठीक है, लेकिन आपकी आपकी बॉडी के अंदर तो ऐसा कोई मटेरियल या ऐसा कोई चीज़ नहीं मौजूद ना जो डस्ट पार्टिकल बना रही हो, तो हम उसके बदले में उसको बाहर भी निकालें। ठीक है, इस तरह का कुछ नहीं होता। अब जो टेम्परेचर होता है हमारा क्या होता है, बाहर जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अब जो ऑलमोस्ट इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर क्या होता है कि अंदर जो होता है वो हमारी बॉडी का जितना टेम्परेचर होता है वो आप लोगों को बेहतर पता है। ये टेबल जो है आप लोगों ने ज़रूर याद करना है और ये आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से आता है। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। अब हमने जितने भी जो है वो सिस्टम्स हम पढ़ेंगे एट द एंड, ठीक है, यूनिट जब ख़त्म होगा हमने सबके जो है वो डिसऑर्डर्स भी जो है वो देखने हैं इंशाल्लाह। अब ये जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं ये आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रिस्पायरेटरी। रिस्पायरेटरी आप लोगों को बेहतर पता है कि रिस्पायरेशन क्या होती है, और डिस मीन यानी कि कोई चीज़ जब अपने ओरिजिनल पोजीशन पर बाकी नहीं रहती, ठीक है, अपनी ओरिजिनल शेप में बाकी नहीं रहती, तो वो क्या हो जाती है, वो डिस शेप हो जाती है, या यानी कि यहाँ पर ऑर्डर का मतलब तरतीब होगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिसऑर्डर है तो मतलब कोई चीज़ बेतरतीब हुई हुई है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई चीज़ बेतरतीब हो जाना यानी कि डिजीज़ कॉज कर देना, हम उसको क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। लेकिन आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, हमारा जो पाकिस्तान है उसके अंदर इस चीज़ की, इन तरह की जो डिजीज़ हैं उनकी परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर पोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से जिस तरह के हम हवा को इनटेक करेंगे तो इंटरनली हमारे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर को सॉरी रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्या करती रहेगी, वो ख़राब करती रहेगी। अब देखिए जैसे कुछ अर्बन एरियाज़ हैं जो, और कुछ रूरल एरियाज़ हैं, उनमें अब कोई डिफरेंस भी बाकी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि पोल्यूशन इतनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ गई है कि अब हम जितनी बार भी हम सांस लेंगे कुछ ना कुछ इस तरह के हमारे जो हवा सॉरी सांस है वो केमिकल्स को अंदर इनहेल लाजमी करेगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहली डिजीज़ जो हमने पढ़नी है ब्रोंकाइटिस। आप लोग ब्रोंकाइटिस वर्ड से अच्छी तरह जो है वो वाकिफ़ होंगे, क्योंकि पीछे जब हमने पढ़ा था मैंने आपको अच्छे तरीके से जो है वो बताया था, गैसियस एक्सचेंज में हमने जब पढ़ा था। ठीक है, उसमें मैंने आपको ब्रोंकाई ब्रोंकाइटिस वगैरह के बारे में बताया था। अब आप लोगों ने एक बात
हमेशा याद रखनी है कि जिस भी डिज़ीज़ के एंड में आईटीएस या टीआईएस ये वाला यानी कि स्पेलिंग आएँगे, तो उसका मतलब होगा ये इस तरह की डिज़ीज़ है जो इन्फ्लेमेशन कॉज़ कर रही है, जो सोज़िश कॉज़ कर रही है। क्या कर रही है? जो सोज़िश कॉज़ कर रही है। यानी कि देखें, जैसे टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ठीक है? मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है मायोकार्डाइटिस, ठीक है? यानी कि टॉन्सिलाइसिस, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, गैस्ट्राइटिस स्टमक में कोई इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, मायोकार्डाइटिस यानी कि अब क्या है कि हमारे हार्ट में कोई इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो हो रही है अब यानी कि इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है? अब आप लोगों ने इस चीज़ को रट लेना है, जिस भी डिज़ीज़ के लास्ट में टी आई एस होगा वो ऐसी डिज़ीज़ होगी जो इन्फ्लेमेशन काज करेगी। और दूसरी चीज़, जब भी आप लोगों ने इन्फ्लेमेशन की के स्पेलिंग्स लिखने हैं, डबल एम उसमें आता है, सिंगल एम आप लोगों ने बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं लिखना। अब हम इस डिज़ीज़ को पढ़ते हैं कि इस डिज़ीज़ में क्या होता है। देखें, इस डिज़ीज़ में इस तरह से होता है, जैसे ब्रोंकाइटिस है, उसके अंदर सूजिश, सॉरी, ब्रोंक्यूल्स या फिर ब्रोंकाई में क्या हो जाती है, सूजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, अब जैसे ट्यूब है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस है, उसकी जो उसमें क्या हो जाती है कि म्यूकस की बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? म्यूकस की बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होने की वजह से वो जो ट्यूब होती है वो क्या होना शुरू हो जाती है, स्वेल कर जाती है। और इस तरह से ट्यूब जब स्वेल करती है, नैरो हो जाती है। चलिए मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाती हूँ। देखिए, मैंने कहा ये हमारे पास दो जो है, जैसे उन्होंने यहाँ बना के दिखाई हुई, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर दो मैंने ट्यूब्स बनाई है, एक मैंने ट्यूब वो बनाई है जो थोड़ी सी क्या है, यानी कि इन्फ्लेमेटेड है। ये देखिए, ये मैं कहती हूँ, ये वाली जो ट्यूब है वो इन्फ्लेमेटेड है, ठीक है? यानी कि इन्फ्लेम हुई हुई है, इसको कोई ना कोई सूजिश हुई हुई है, अफेक्टेड है ये, ठीक है? मैं इसको कलर कर रही हूँ। चले मैं इसको कलर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए, ठीक है? अब देखिए, इसके अंदर क्या मौजूद है, सोजिश हुई हुई है, ठीक है? सोजिश होने के, जबकि ये क्या है, ये नॉर्मल ट्यूब है और ये इन्फ्लेमेटेड है। देखिए, पहले नॉर्मल थी तो उसका जो एरिया था वो भी बड़ा था, यानी कि उसके अंदर म्यूकस वगैरह मौजूद नहीं था, ठीक है? इसीलिए ये वाली ब्रोंकाई जो थी वो इजीली जो है वो गैसियस को एक्सचेंज करवा रही थी, ठीक है? गैसियस को क्या कर रही थी, इजीली एक्सचेंज करवा रही थी। लेकिन जब अब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गई है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, देखिए अब इसका रास्ता क्या हो चुका है, तंग। यहाँ पहले देखिए इसका रास्ता कितना खुला सा है, ठीक है? यानी कि एरिया ज़्यादा है, लेकिन अब देखिए जब सूजिश की वजह से वो सूज गई है, तो वो ट्यूब्स भी क्या होना शुरू हो गई है, नैरो होना शुरू हो गई है, ठीक है? ट्यूब्स भी नैरो होने की वजह से उसका जो रास्ता था गैसेस के गुजरने का, वो क्या हो जाएगा, सॉरी, वो गैसेस का जो एक रास्ता होगा, वो वहाँ से बहुत तंग होगा, ठीक है? मतलब वहाँ से गैसेस इजीली अब पास नहीं कर सकेंगी। अब मैंने आपको ये जितनी भी डिजीज़ बतानी है ना, उसमें आप लोगों ने जो है वो 5 पॉइंट्स बना लेने हैं। मैं आपको यहाँ पर लिख के मैंने बताया, सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन देना है, नंबर 2 पर उसके काजेज़ बता देने हैं, नंबर 3 पर सिम्पटम्स, उसके अलामात, उसके बाद अगर कोई ऐसी डिजीज़ है उसके अगर टाइप्स लिखी हुई हैं तो आप लोगों ने उसके टाइप्स भी बता देने हैं। लास्ट में आप लोगों ने उसके जो है वो ट्रीटमेंट बता देना है। लास्ट में आप लोग उसका क्या बताएंगे, ट्रीटमेंट। चले मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया। अब जो है मैं इसके काजेज़ बताती हूँ कि ऐसी क्या वजह है कि ये इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, ठीक है? कि ये इन्फ्लेमेशन होने की असल वजह क्या है? इन्फ्लेमेशन होने की असल वजह क्या है? हमने देखा है कि यानी कि मुख्तलिफ तरह के वायरसेस की वजह से भी ये हो सकती है इन्फ्लेमेशन, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से जो है हमारी ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाई में जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? यानी कि कुछ ये केमिकल इरिटेंट्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कोई इस तरह का पर्सन है जो स्मोकिंग करता है, ठीक है? क्या करता है, स्मोकिंग करता है, उसकी स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि उसकी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाती है, सॉरी, उसकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है वो सिक्रीशन, जो इन्फ्लेमेशन काज करने वाली सिक्रीशन होती है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है? इसके अलावा एक हमारे पास हिस्टामिन केमिकल होता है, अगर वो रिलीज़ हो जाए, यानी कि हमारे स्किन से रिलीज़ होता है या फिर हमारे ब्लड वेसल्स में होता है, अगर वो हिस्टामिन
हिस्टामिन केमिकल भी रिलीज़ हो जाए, उस हिस्टामिन केमिकल के रिलीज़ होने की वजह से भी हमें जो है ये इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। अब हमने काजेज़ इसके बता दिए, अब जो नेक्स्ट इसका पार्ट है हम वो बताएँगे सिम्पटम्स के अलामात हमें क्या ज़ाहिर होंगी। इसकी अलामात जो हैं आप लोगों ने देखना है। अब मैं जितनी भी आप लोगों को डिजीज़ेज़ बताऊँगी उनमें कफ़ सब में जो है वो कॉमन आएगी, ठीक है। कफ़ जो है, खाँसना, वो सब हर डिज़ीज़ में जो है वो कॉमन रहेगी। सबसे पहले आप देखिए सिम्पटम्स जो है उसमें है कि कफ़िंग। अब ये कफ़ जो है ये कॉमन है, मैंने आपको बता दिया। अब जो है वो डिपेंड करता है कि ये कफ जो है वो प्रोडक्टिव है या नॉन प्रोडक्टिव है, यानी कि स्पूटम प्रोड्यूस करने वाली है या नॉन स्पूटेमस है। यानी कि स्पूटम हम कहते हैं बलगम को, यानी कि वो किस तरह की खांसी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर बलगम आ रही है, बलगम नहीं है, ठीक है। स्पूटम उसको कहते हैं हम, ठीक है। अब देखिए एक तो हो गया कि कफिंग, उसके बाद होगा माइल्ड वीजिंग, यानी कि जब भी वो पेशेंट जो है वो सांस लेगा उसकी सांस में क्या होगा, सीटी की आवाज़ आएगी। आप लोगों ने देखा है कि जब आप लोग अगर बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जब आप जाएँ, तो जब वो स्टेथो से लगा के आपके सीने पर चेक करता है, तो इस तरह की आवाज़ आती है जैसे, अगर मैं कहूँ कि मैंने एक न्यू पेज लिया है, ठीक है, न्यू कॉपी का पेज लिया है और मैंने उसको ऐसे यानी कि क्या कर दिया, बॉल की तरह मैंने उसको मरोड़ दिया। जब उसके मरोड़ने से जो आवाज़ आ रही होगी, इनके कड़-कड़ की आवाज़ आ रही थी, अगर हमारे चेस्ट में इस तरह की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो जब वो डॉक्टर उसको सुन रहा होता है तो उसको भी इस तरह की कुछ आवाज़ सी यानी कि महसूस होती है, ठीक है। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में से इस तरह की कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, जैसे कड़कड़ाहट की आवाज़ें आती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ बुखार भी रहेगा, सर्दी लगेगी और साथ में जो है वो सांस लेने में भी मुश्किल होगी। आप जाहिर सी बात है, जब गैसेस की सही तरह से एक्सचेंज नहीं हो रही गैसेस, तो क्या होगा, गैसेस सही तरह से एक्सचेंज ना होने की वजह से उसको जो है वो सांस लेने में भी क्या होगा, मुश्किल पेश आएगी, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि ये जो यानी कि ब्रोंकाइटिस है, ये ज़्यादातर उन लोगों के अंदर होती है यानी कि जो ओवर एज तो नहीं कह सकते, यानी कि जिनकी एज 45 प्लस हो जाती है, ठीक है। अगर वो कोई भी इस तरह का हार्ड वर्क कर लें तो उनको क्या हो जाता है, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि वो सांस लेने में थोड़ी सी उनको मुश्किल पेश आना शुरू हो जाती है। या जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर भी इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम इसके पार्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट होगा, देखिए हमने इसके इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, हमने इसके काजेज़ भी पढ़ ली, हमने इसके सिम्पटम्स भी पढ़ लिए। नंबर 4 पर जो है हम इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। दो तरह की हमारे पास टाइप होती है, एक होती है एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है और दूसरी जो होती है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है, ठीक है। दो तरह की होती है, यहाँ पर भी आप लोगों को दिखाई हुई है कि एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरी होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि जो क्रोनिक वर्ड जहाँ पर आता है वो हमेशा जो है वो ज़्यादा यानी कि क्या कहेंगे, हार्मफुल होगी वो डिसीज़, यानी कि अगर कहीं पर क्रोनिक वर्ड आया हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि वो ज़्यादा लंबे अरसे तक रहने वाली डिजीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो तरह की उन्होंने कहा है कि एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकती है और एक हो सकती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। आप लोगों ने याद रखना है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो तकरीबन 2 वीक्स तक बस रहती है, उसके बाद पेशेंट जो है वो खुद को क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेता है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है हमारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल जो होता है वो डैमेज नहीं होती। लेकिन जो दूसरी टाइप है एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, उसके अंदर हमारी जो ब्रोंकाई है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसकी इन्फ्लेमेशन जो है वो तकरीबन जो है वो 2 महीने से यानी कि 2 साल तक या 3 महीने से 3 साल तक भी रह सकती है और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से होता है, यानी कि अगर ये देखें डिजीज़ इतनी ज़्यादा लंबे अरसे तक रहेगी तो हमारी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने की वजह से अगर उसका फिर भी सही तरह से उसकी ट्रीटमेंट ना करवाई जाए, एट द एंड वो जो पेशेंट होता है उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। आपकी बुक में जो है वो इसके ट्रीटमेंट नहीं लिखे हुए, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोगों ने भी लिख लेने हैं। यानी कि इसके ब्रोंकाई या ब्रोंकाइटिस की ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेनी है या फिर एंटीबायोटिक्स लेनी है, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन वो मेडिसिन होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे और साथ में एंटीबायोटिक्स भी हम जो है वो रेकमेंड कर देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का था ब्रोंकाइटिस। अब नेक्स्ट जो डिजीज़ है दैट इज़ अबाउट एम्फीसीमा, ठीक है। वो क्या है एम्फीसीमा।
अब आप लोगों ने एक चीज़ साथ-साथ देखते जाना है कि ये डिज़ीज़ेज़ सारी जो हैं ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की हैं। किस चीज़ की हैं? रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के। इनकी होने की वजह से हमें गैसेस के एक्सचेंज में किस तरह से डिफ़िकल्टी आएगी। अब एम्फीसीमा जो है हमारे पास एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके अंदर एल्वियोलाई की वॉल जो होते हैं वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। मैंने आपको एक एल्वियोलाई बना के दिखाई भी थी, बल्कि प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि जो हमारे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो एक फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? एल्वियोलाई। ठीक है, वो क्या है? एल्वियोलाई। इस तरह से एल्वियोलाई जो है वो पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो मौजूद होता है। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखना है कि जब ये नॉर्मल रूटीन में होगा तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया होगा इन एल्वियोलाई का वो ज़्यादा होगा। लेकिन जब इसके अंदर एम्फीसीमा कॉज़ होगा, यानी कि इसकी वॉल जो है ऐसा-ऐसा डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएँगी, तबाह होना शुरू हो जाएँगी, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो भी एल्वियोलाई का डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जब ये डिक्रीज़ होंगी तो इसमें क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज भी कम होंगी। इससे मैं कहती हूँ, अब देखें, मैंने कहा कि ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है? मैंने किसी भी स्टूडेंट को कहा इसको क्या कर दें आप? पेंट कर दें। उसने इसको क्या कर दिया है? पेंट कर दिया। अब इसका सरफेस एरिया इतना है। अगर मैं ये कैप उतारूँ, अब मैं कहूँ कि इसको पेंट करें, ठीक है? अब क्या है, यहाँ पर भी उसने पेंट करना है, अब ये भी अलहदा हो गया, यहाँ पर भी उसने पेंट करना होगा। यानी कि अब ये क्या है, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। से अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं कहूँ ये एक पेन है, अगर मैंने इसको डिफरेंट पीसेस में क्या कर लिया? कट कर लिया। अब मैंने इस पेन को क्या किया? डिफरेंट पीसेस में जब कट किया कर लिया, पहले हमने इसको क्या किया था? होल को हमने पेंट किया था, लेकिन अब जो पीसेस हैं, अब हर पीस को क्या करना पड़ेगा? जो है वो पेंट करना पड़ेगा। तो अब हर पीस को जब हमने पेंट किया तो वहाँ पर पेंट भी ज़्यादा यूज़ हुआ है, जबकि जब ये एक साथ था तब बस ऐसे ही कर दिया था, पेंट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था। जब हर पीस को पेंट किया है, हर पीस का अपना-अपना सरफेस एरिया है। तो अब मुझे बताएँ कि जो चीज़, यानी कि ऐसी चीज़ें जो छोटी-छोटी होती हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, या जो बड़ी चीज़ होती है उसका सरफेस एरिया, जो चीज़ छोटी-छोटी होती है उसका सरफेस एरिया क्या होता है? वो ज़्यादा होता है। से अब मैं यहाँ पर अगर आपको बना के दिखाऊँ कि मैं कहती हूँ ये एक सेल है, ठीक है? ये एक क्या है? सेल है। इसका सरफेस एरिया इतना ही होगा। अगर ये सेल क्या है? डिस्ट्रक्ट हुआ है, तबाह हुआ है, ठीक है? तो क्या होगा कि से मैं कहती हूँ कि छोटे-छोटे पीसेज़ में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे बताएँ कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है या इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है? ये जो पीसेज़ हैं इनका सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है, ठीक है? इनका सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है। इसी तरह से अब देखें, जब हमारे पास नॉर्मल एल्वियोलाई थी, अब गैसेज़ यहाँ से गुज़र रही थी, आते-आते ये जितने भी उसके अंदर यानी कि पॉइंट्स थे, उन सब में से जो है वो गैसेज़ एक्सचेंज होकर आ रही थी। लेकिन जब एक एल्वियोलाई के अंदर उसकी वॉल्स तबाह हो गई हैं, उसकी वॉल्स तबाह होने की वजह से इस तरह से ये बन गया है। तो अब मुझे देखिए बताएँ कि यहाँ से गैसेज़ आएँगी, यहाँ से ऐसे टकराएँगी और फ़ौरन से क्या होगा? वापस चली जाएँगी। यानी कि उनको इतना एरिया नहीं मिला कि वो वहाँ पर रहें, वो फ़ौरन से एरिया ही लेस हो गया है, ठीक है? एरिया ही क्या हो गया है? लेस हो गया है। एरिया लेस होने की वजह से गैसेज़ क्या होंगी? इतने सही तरीके से एक्सचेंज नहीं कर पाएँगे, ठीक है? अब आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पर नोट करनी है कि हमने एक तो बता दिया कि वॉल की डिस्ट्रक्शंस की वजह से होते हैं, दूसरा ये है कि उसकी जो सैक्स होंगी वो बड़ी होना, यहाँ देखिए उन्होंने बना के दिखाया, ये नॉर्मल है और ये क्या है? जिसके अंदर एम्फीसीमा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ से गैसेज़ एक्सचेंज कर रही हैं, यहाँ उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर उसकी वॉल्स क्या हो चुकी हैं? डिस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से देखिए किस तरह से जो ये गैसेज़ हैं वो एक्सचेंज हो रही हैं। अब क्या होगा कि लंग्स के टिश्यूज़ भी आहिस्ता-आहिस्ता ब्रेक होना शुरू हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, देखें इस तरह से मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के हमेशा ही मैं शुरू से बना के दिखाती आ रही हूँ। देखिए ये हमारे पास क्या थी? ब्रोंकाई थी, ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हुई थी और ये जो ब्रोंक्यूल्स का एंड पार्ट था हमने उसको कहा था एल्वियोलाई। अब जब ये एल्वियोलाई की वॉल्स डिस्ट्रक्ट हो रही हैं, तबाह हो रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है लंग्स हैं ये, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई मौजूद हैं, तो लंग्स भी क्या होना शुरू हो जाएँगे? लंग्स के टिश्यूज़ भी ब्रेक होना शुरू हो जाएँगे और एट द एंड क्या होगा कि लंग्स जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप
शेप को ही ख़त्म कर देंगे। और बाज़ औक़ात इस तरह से होता है, अगर मेडिसिन से ये चीज़ नहीं सही हो रही तो हमने लंग्स का वो लोब ही कट करवाना जो है वो बेहतर समझते हैं, उस लोब को ही कट करवा देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब अब इसकी वॉल्व डिस्ट्रक्ट हो चुकी हैं तो अब एयर जो है वो उसके अंदर ही फंसी रहती है। एयर क्या होती है, अंदर फंसी रहती है, वो बाहर लंग्स से जा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लंग्स के टिश्यूज़ जो डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं, तो हवा क्या होगी, वो उसके अंदर ही फंसी रहती है, वो बाहर पुश आउट यानी कि नहीं हो सकती, ठीक है। अब उसके बाद हमने नंबर 2 पर इसके बता देने हैं सिम्पटम्स के वजह क्या हो सकती है, सॉरी अलामात क्या हैं, कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमें एम्फीसीमा होगा। कफिंग वो मैंने आपको बता दिया है कि वो सबके अंदर कॉमन आएगी, इसके अंदर भी जो है वो सांस लेने में मुश्किल होगी, ठीक है। रिकरमेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन यानी कि बार बार रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो रहा होगा और हम समझ रहे होंगे कि कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मेडिसिन लेके क्या होगा, हम उस चीज़ से अपने आप को जो है वो क्योर कर लेंगे, लेकिन हम मेन जो उसकी वजह होगी वो नहीं देख रहे होंगे। अल्टीमेटली वो क्या होता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। वो डिसीज़ क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, इसके मोस्टली जब एम्फीसीमा के पेशेंट्स को ये पता चलता है कि उसको एम्फीसीमा हुआ है, यानी कि उसकी एल्वियोलाई डिस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, उसके लंग्स तबाह हो चुके हैं, तब तक वो अपने लंग्स का 50 टू 70% जो है वो लॉस कर चुके होते हैं। कितना? 50 टू 70% जो है अपने लंग्स का वो तबाह कर चुके होते हैं। जिसमें क्या होता है कि जो अब जब आप लोगों को पता है, जब गैसेस एक्सचेंज होती हैं तो अंदर की तरफ ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाती है। जब गैसेस ही सही तरह से एक्सचेंज नहीं हो रही तो जो ऑक्सीजन का लेवल होगा ब्लड के अंदर वो भी स्लो होना शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सीरियस जो है वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो काज होंगी। एक एम्फीसीमा का जो है सबसे ज़्यादा एम्फीसीमा की जो वजह हो सकती है, यानी कि जो सीरियस वजह हो सकती है एम्फीसीमा होने की, वो ये है कि स्मोकिंग, ठीक है। कि जो लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उनके सिगरेट पीने की वजह से भी एम्फीसीमा के चांसेस काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। उनके क्योंकि अब वो इस तरह का जो स्मोक है, इस तरह का धुआं है, वो जिसको इनहेल कर रहे हैं, वो जो है वो अच्छा नहीं है उनकी सेहत के लिए, ठीक है। ये तो था एम्फीसीमा। अब नेक्स्ट हम जो है उस पे जाते हैं डिसऑर्डर पर, दैट इज़ नमूनिया, ठीक है। नमूनिया के स्पेलिंग आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। नमूनिया भी जो है हमारे पास ये एक लंग डिजीज़ है, ठीक है। क्या है, लंग्स में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। अब आप लोगों ने देखना है कि आप अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि इसको डबल नमूनिया हुआ है। डबल नमूनिया का मतलब क्या होता है कि अगर इस नमूनिया में, इस डिजीज़ में दोनों, ठीक है, दोनों लंग्स ही इन्फेक्टेड हैं, दोनों लंग्स ही ख़राब हुए हुए हैं, तब हम उसको क्या कहेंगे कि इसको क्या हो चुका है, डबल नमूनिया, ठीक है। जिसमें दोनों लंग्स इन्फेक्टेड हो जाएँ, हम उसको क्या कहते हैं, डबल नमूनिया। ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी वजह क्या हो सकती है कि नमूनिया क्या क्यों होता है। एक तो नमूनिया हो सकता है किसी वायरस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, या फंगस की वजह से हो सकता है। इन 3 चीज़ों की वजह से जो है वो नमूनिया हो सकता है। बैक्टीरिया की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, या फिर फंजाई की वजह से। अब बैक्टीरिया में भी बैक्टीरिया की एक स्पेसिफिक फॉर्म होगी, जिसकी एक काइंड होगी, जिससे जो है वो हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनाई, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस, अब ये इस तरह का बैक्टीरिया है जो कि क्या काज करता है, नमूनिया को। इसी तरह से कुछ वायरस है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसी तरह से कुछ फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि फंगस एक ही तरह की हो। फंगस जो है वो अनकॉमन भी हो सकती है, मतलब डिफरेंट पर्सन के अंदर डिफरेंट, अगर वो उसको फंगस की वजह से नमूनिया हुआ तो हर पर्सन के अंदर वेरी करता है, ठीक है, कि किस तरह के फंगस फंजाई जो थी उसको लगी है। उसके बाद आप लोगों ने, ये आप लोगों की नमूनिया जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी अक्सर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका मैकेनिज्म बता देना है। अब आपने एक चीज़ देखनी है मैकेनिज्म के अंदर, आपने सबसे पहले देखना है कि आखिर नमूनिया होने की वजह क्या है। मैंने आपको बताया कि वो बैक्टीरिया हो सकती है, वायरस हो सकते हैं, इन्फेक्शन। अब जैसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव कहते हैं कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो उस चीज़ की वजह बन रहे होते हैं, उस डिजीज़ की क्या बन रहे होते हैं, वजह। अब देखिए वो कहते हैं कि जैसे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अगर वो एल्वियोलाई के अंदर
चले जाते हैं, वहाँ जाने के बाद वो वहाँ पर रहेंगे और वहाँ पर जाके अपनी तादाद को आहिस्ता-आहिस्ता क्या करना शुरू कर देंगे, बढ़ाना शुरू कर देंगे। अपनी तादाद को क्या करेंगे, यानी कि एक तो वहाँ पर रहने की जगह भी ले रहे हैं और दूसरा उसको क्या कर रहे हैं, नुकसान भी दे रहे हैं। जिसकी क्या होगा, जिसके नतीजे में जो लंग्स के टिश्यूज़ होंगे, वो आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंदर जो है वो फ्लूइड और पस भरना शुरू हो जाएगी। यानी कि हमने क्या कहा कि निमोनिया क्या होता है, लंग्स का इन्फेक्शन है, उसके अंदर क्या होते हैं जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स में फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, उसके अंदर वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। अब ये जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जाएंगे और वहाँ पर सेटल डाउन होंगे, वहाँ पर रहकर अपनी तादाद को बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते बढ़ाते वहाँ पर वो क्या करेंगे, फ्लूइड और पस बनाना शुरू कर देंगे। क्या बनाना शुरू कर देंगे, फ्लूइड और पस बनाना शुरू कर देंगे। अब देखिए, जब फ्लूइड और पस बनेगी तो क्या होगा कि वो जो एल्व्यूलाई होंगे, वो जो लंग्स के टिश्यूज़ होंगे, अब उनके अंदर तो पस ही पस है, तो पस होने की वजह से वहाँ पर जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो बहुत ही मुश्किल से होगा। अब इसके हम सिम्पटम्स बता देते हैं कि इसकी जो है वो सिम्पटम्स क्या होंगे, कि इसकी अलामात क्या हो सकती हैं। इसकी अलामात ये होंगी कि जो है बहुत तेज़ बुखार होना शुरू हो जाएगा और साथ में जो है वो कपकपाहट सी होगी, शिवरिंग मीन होता है, कपकपाहट सी होगी, खांसी होगी। लेकिन आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, निमोनिया के अंदर जो खांसी होगी ना, उसके अंदर स्पूटम प्रोड्यूस होगा, यानी कि उसके अंदर बलगम प्रोड्यूस होगा। मैंने आपको पीछे बताया था ना कि जब खांसी होगी तो वो हमने देखना है कि वो खांसी प्रोडक्टिव है या नॉन प्रोडक्टिव है, यानी कि उसके अंदर स्पूटम प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन नमोनिया के अंदर जब कफिंग होगी तो साथ में बलगम भी प्रोड्यूस होगा। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट को जो है वो सांस लेने में मुश्किल होगी और आहिस्ता आहिस्ता जो पेशेंट का जो स्किन का कलर होगा वो डस्की होना स्टार्ट हो जाएगा, पर्पलिश, यानी कि पर्पल इस तरह का, यानी कि रूप बेरंग सा होना शुरू हो जाएगा, जिसको क्या होगी, नमोनिया। क्यों होगा ये, इस वजह से कि अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जो लंग्स के ट्यूब्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनके अंदर तो पस भर चुकी है। तो अब जो ऑक्सीजन का जो एक एक्सचेंज है, गैसेस का एक्सचेंज है, अब ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन नहीं जा रही। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ना जाने की वजह से हीमोग्लोबिन हमारे जो है वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को लेके नहीं जा रहा। उसकी वजह से क्या होगा कि उस पेशेंट का जो एक स्किन का कलर होगा वो पर्पलिश होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, अब क्या होगा इसके, अब इसका ट्रीटमेंट हम किस तरह से करवा सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ तरह की वैक्सीन्स मौजूद होती हैं। ठीक है, जो यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, इसकी वजह से जो है इसको ख़त्म करने के लिए अब वैक्सीन्स वगैरह जो है वो लगवाई जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाता है और वैक्सीन्स वगैरह ली जाती है। एक कुछ कभी कभार जो होता है लेबर नमूनिया भी होता है। क्या होता है, लेबर नमूनिया कहते हैं, जिसमें वो स्क्वेयर टाइप का नमूनिया होता है, उससे जो है वो अल्टीमेटली पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, लेबर जो नमूनिया होता है उसमें पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि उस वो बहुत ज़्यादा नमूनिया जो है वो स्वेयर हो चुका होता है। यहाँ आप लोगों को एक डायग्राम बना के दिखाई हुई है, देखें इसमें, देखें ये आपको लंग्स बना के दिखाए हुए हैं, एट द एंड आपको एल्व्यूलाई दिखाई हुई है जो कि मुकम्मल पस से क्या हुई है, देखें पस से भर चुकी है। ये एल्व्यूलाई क्या हुई हुई है, पस से भरी हुई है। ये नॉर्मल एल्व्यूलाई आप लोगों को दिखाई हुई है और यहाँ पर क्या है, वो एल्वुलाई पस से भरी हुई है। अब इस तरह का पेशेंट जो है जब वो कफिंग करेगा, खांसेगा, तो उसकी जो है वो कफ के अंदर जो है स्पूटम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसकी पस के अंदर बलगम आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास लास्ट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, दैट इज़ एस्थमा। एस्थमा को हम उर्दू में दमा कहते हैं। ठीक है, एस्थमा को उर्दू में हम क्या कहते हैं, दमा कहते हैं। मोस्टली ये एक एलर्जन डिजीज़ है, यानी कि ये एलर्जी की वजह से जो है
होती है, ठीक है। अस्थमा किस वजह से होता है? एलर्जी की वजह से होता है। ये भी क्या होती है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, जिसमें क्या होता है, म्यूकस प्रोड्यूस होता है। उसी तरह से जो ट्यूब्स होते हैं वो नैरो होना स्टार्ट हो जाते हैं, हवा का सही तरह से जो है वो वहाँ से गुजर नहीं हो सकता। इस तरह क्या होता है कि जो अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं वो मुख्तलिफ, वो सेंसिटिव हो जाते हैं। यानी कि किस तरह से सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि उनको वो डिफरेंट एलर्जी कॉजिंग जो मटेरियल होंगे या एलर्जेंस होंगे, उनसे वो क्या होंगे, सेंसिटिव। देखिए, किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को पोलन से एनर्जी एलर्जी होती है। यानी कि अब ये जो पेशेंट होते हैं ना, ये सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं कि वो किस तरह से डिफरेंट एलर्जन से वो क्या करेंगे, फेस करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि पेशेंट जो है, अगर उसको हो गया है, यानी कि वो इस तरह की हवा में जा रहा है जिसके अंदर यानी कि पोलन ज़्यादा है या स्मोक है, डस्ट है, तो उसमें उसको क्या होगा कि उस कंडीशन में जो पेशेंट है वो डिफ़िकल्टी फ़ील करेगा कि उसमें उसकी सांस जो है वो मुश्किल से आना शुरू होगी, ठीक है। उसकी जो ब्रेथिंग रेट है, यानी कि जो ट्यूब्स हैं उसके अंदर ल्यूमन जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एट द एंड क्या होगा कि उसकी जो ट्यूब्स होंगी वो कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि आप देखें, आप मिसाल के तौर पर किसी को डस्ट की वजह से एलर्जी हो रही है, ठीक है। डस्ट की वजह से एलर्जी होने की वजह से अब वो डस्ट जो है उसकी ट्यूब्स के अंदर आएगी, तो वहाँ से क्या होगा, ल्यूमन की जो एक अमाउंट होगी वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। डिक्रीज़ होने की वजह से उसकी जो यानी कि उसकी जो ट्यूब्स हैं वो नैरो होना, सिकुड़ना शुरू हो जाएँगी। अब इसकी सिम्पटम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, इसके अंदर आप लोगों को बेहतर पता है कि कफ़िंग होगी और साँस लेने में मुश्किल होगी, ठीक है। स्पेशली दमे के मरीज़ होते हैं ना, रात को साँस लेने में सबसे ज़्यादा उनको क्या होती है, मुश्किल होती है। अब व्हीज़िंग का मैंने आपको बता दिया कि सीटी की सी आवाज़ आएगी, और इसके अंदर क्या होगा, चेस्ट टाइटनेस, यानी कि चेस्ट टाइटनेस इस तरह की, जैसे उनको फील होगा कि उनकी छाती पर बहुत ज़्यादा क्या है, दबाव आया हुआ है, ठीक है। उनकी छाती पर क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा दबाव है। स्पेशली उनको इस तरह की जो फीलिंग्स आएँगी वो एट नाइट होंगी, ठीक है। यानी कि उनको इस तरह से महसूस होगी कि उनकी चेस्ट पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो दबाव है, ठीक है। अब देखिए, इसके ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट में हम इस तरह की मेडिसिन्स देंगे कि जिसके अंदर क्या होगा कि हम इसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर्स मेडिसिन्स देते हैं, ठीक है। यानी कि उन ब्रोंकोडायलेटर्स मेडिसिन्स में ये होता है कि जैसे मैंने आपको पीछे डायग्राम बना के दिखाया कि ब्रोंक्यूल्स जो है वो क्या होगी, अगर उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। चलें, यहाँ पर मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ। देखिए, इससे मैं कहती हूँ ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं। इनके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, यानी कि ये यहाँ तक जो है ये इन्फ्लेमेटेड है, सूजी हुई है, तो देखिए इनके सूजने की वजह से अंदर का इनका जो रास्ता है वो क्या हो चुका है, ब्लॉक हुआ है, यानी कि नैरो हो गया है, ठीक है। अब हम इस तरह की मेडिसिन यूज़ करेंगे कि वो इन ये जो इन्फ्लेमेशन है, यानी कि इस इन्फ्लेमेशन को क्या करेंगे, वो कम करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स, यानी कि हम ऐसी मेडिसिन लेंगे कि जो उन ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देंगे, कंस्ट्रिक्ट हुई हुई ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उसके अलावा हम जो है वो इम्यूनोसप्रेसर्स भी जो मेडिसिन हैं वो भी हम क्या करेंगे, दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा, यानी कि उनको जैसे बाहर निकले हुए होते हैं, उनको ज़्यादा जो डॉक्टर्स होते हैं रेकमेंड करते हैं इन्हेलर्स, ठीक है। इन्हेलर जो है वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स में जो है वो बना हुआ होता है इन्हेलर, ठीक है। इस तरह से इन्हेलर होता है। क्या करते हैं, जिनको अस्थमा होता है वो इस इन्हेलर को, जैसे उनको इस तरह का फील होता है ना कि उनकी यानी कि चेस्ट टाइटनेस होना स्टार्ट हो गई है या ब्रेथिंग, सांस लेने में उनको मुश्किल, वो इस इन्हेलर को थ्रू क्या करते हैं, मुंह में लगाकर उसको पंप करते हैं। पंप करने से वो फिर उस अच्छे तरीके से, यानी कि उसके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, इस तरह की मेडिसिन होती हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको उनकी ब्रोंकाई को डायलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। डायलेशन की वजह से फिर वो थोड़ा सा सांस को सही तरीके से लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये तो था आज का हमारा लेक्चर।
तो होप सो आप लोगों को ये चारों डिज़ीज़ अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। मैंने आपको रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की ब्रोंकाइटिस की बताई है, फिर मैंने आपको एम्फिसीमा बताया है, निमोनिया बताया है, अस्थमा बताया है। मैंने आपको बताया कि इनमें सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन बताना है, उसके काजेज़ बताने हैं, उसके सिम्पटम्स बताने हैं, अगर टाइप्स हों तो फिर आपने टाइप्स बताने, एट द एंड आप लोगों ने सबके ट्रीटमेंट्स भी जो हैं वो बताने हैं। होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बताती जाऊँ, देखिए जब हमें जब भी हमने ये डिसऑर्डर्स पढ़नी है, इन सब के हमने पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट्स बनाने से हमारे पास ये फ़ायदा होगा कि एक तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया है तो वो थोड़ा-सा लेंथी हो जाएगा और अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अब जैसे इन्फ्लेमेशन की यहाँ पर आप लोगों के पास बात की हुई है, तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जैसे हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, एक है फ़ीवर, एक है पेन और एक है इन्फ्लेमेशन, ठीक है? फ़ीवर, पेन, इन्फ्लेमेशन, ऐज़ सच ये डिज़ीज़ेज़ नहीं हैं, ऐज़ सच ये डिज़ीज़ेज़ नहीं है। क्या-क्या चीज़ें? इन्फ्लेमेशन, फ़ीवर एंड पेन। ये हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी का क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होते हैं। यानी कि हमारी बॉडी हमें बता रही होती है कि आपके अंदर कोई इस तरह के एजेंट्स आ गए हैं जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, जो आपकी बॉडी को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हमें बुखार होता है वो भी प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, हमें जो पेन है वो भी ऐसा कोई डिजीज़ नहीं है, वो क्या है? प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। अगर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है वो भी क्या है? प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। एज सच ये कोई भी डिजीज़ नहीं है, ये तीनों डिजीज़ नहीं है, ये क्या है? प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा और अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।